Thank you. Now I would request Shamnana Gulzar Saiba कि वो आए और English में presentation दें. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Please stage के जो right side पे लोग हैं आपसे request है silence की. Right side of the stage. कोई नहीं चुप होगा. में चला जाता था, दूसरे दिन दूसरा कब्र में चला जाता था. और उसके बाद ये 18 में आरटीएस को बिठा के इन्होंने मुल्क के साथ वो किया जो ये उस वक्त करना चाहते थे. मईशत को तबाह की, अनारकी फैलाई, महंगा तरीन मुल्क किया, बेरोज़गारी की, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़रिए सियासी अदम इस्तेहकाम लाए. फिर जब 18 में अपना वो आरटीएस बैठ के ये सब कुछ किया, 22 के अंदर जब इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया गया तो फिर 9 मई हो गई. और 9 ये माइंड सेट ही इंतशार का है. अगर किसी चीज़ में ये काबिल तारीफ हैं, किसी चीज़ में इनको हार पहनाने चाहिए, इनको शाबाश देनी चाहिए, वो मुल्क में इंतशार, फितना, फसाद, नफ़रत और ये इस तरह की हरकतें, अदम इस्तेहकाम. और बहुत शाबाश देनी चाहिए तो वो माशी तबाही जो इस मुल्क की है और जारी है. आप मुल्क में इलेक्शन हो गया, किस मुल्क के किस पार्टी हेड ने कभी पाकिस्तान को कहा कि मुल्क में, हमारे मुल्क में जाली इलेक्शन में इंटरवीन करें, या किसी और मुल्क को कहा हो कि आप इंटरवीन करें? इसका मतलब है कि आप मुल्क के अंदर किसी कानून को मानते ही नहीं हैं, आप मुल्क के अंदर किसी ज़ाब्ते को मानते ही नहीं हैं, आप मुल्क के अंदर मुल्क की सॉवरेंटी, मुल्क की इंडिपेंडेंस को मानते ही नहीं हैं. आप गुलाम हैं क्योंकि आपको फॉरेन फंडिंग आती है. आपका पैसा बाहर से बंद हो जाए तो आपकी ज़बानें भी बंद हो जाती हैं. और आपने ये पूरा सोची समझी साजिश की इसलिए कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम भी ना आए और सियासी इस्तेहकाम भी ना आए. इसलिए मैं बार बार इंटरनेशनल मीडिया को भी ये कहना चाहती हूँ कि दीज आर फ्रॉड्स, दे आर लूटर्स, एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम दे आर लूजर्स. और दे हैव नो एविडेंस टू स्टैंड बाय लॉ or in the court of any law. They have nothing in their own favor except for these screenshots of the TV screens. And it is unfortunate. मतलब मैं आपको ये, मैंने मीडिया को represent किया, it is unfortunate that they have used 4 and JUI 4. Next slide please. The countrywide robbery that took place via Form 47 in violation of Article 92 of the Election Act. Just have a look at all the provinces. From Khyber Pakhtunkhwa, we were winning 42 seats, and the ECP stole ours and gave us 37. From Islamabad, we were winning 3, and all 3 were stolen from us. In Punjab, we were winning 115, and 55 were given to us. These are presents, by the way. In Balochistan, please, previous slide. In Balochistan, we were getting 4 and we only got 1. Next slide, please. Just look at the sheer scale of the rigging. I'm just going to go through a few constituencies, so please bear with me. These are worth your time. This is the kind of naked fascism that took place on the 8th of February. It was not PTI's mandate that was stolen. It was the people's mandate that was stolen. They take our money, they take our Asas card, they take our Kisan card, they take everything that belongs to the people of Pakistan, and then they steal their votes. This is what they've done to Pakistan in one day. Please go back to the previous slide. Thank you. If you look at NA 241, we were winning as per Form 45 with 78,000 votes. And guess what they do to us in the end? We lost. Next slide, please. In NA 57, we were winning with 100,000 votes. This is till 3 a.m. in the morning. होता है, हमने कौन सी को पटारी खोल के अमेरिका को कहा था आओ मैं हमारी मदद करो? मगर ये अमेरिकन एजेंट्स हैं, ये एजेंट्स हैं गैर मुल्की जहां से फॉरेन फंडिंग आती रही. उनको क्या जवाब देंगे अगर परफॉर्मेंस ना दिखाई तो? असल में तो ये पूरा नेक्सस है जो अनफोल्ड होता है हर इवेंट पे. जी जैसा आप बयान कर रहे हैं उसके मुताबिक तो ये पाकिस्तान का जो इलेक्शन था ज़ाहिर एक स्टेट एक्टिविटी है. इसका मतलब ये एक ऑर्गेनाइज है इलेक्शन को सबूताज करने के लिए, जिसके लिए स्टेट लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन है, पार्टी से ऑर्गेनाइज्ड ये
और इलेक्शन कमीशन उसको कैसे रिस्पॉन्ड? देखिए, ये ऑर्गेनाइज्ड इस सूरत में है कि जब जुर्म करते हैं ना, वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, उसका पूरा ऑर्गेनाइज होकर झूठा बयानिया बनाते हैं, वो बार की कुव्वतों को जोड़ते हैं, बाहर बैठे अकाउंट्स को जोड़ते हैं, पूरा एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर उम्मीद की जाती है कि हम भी ऐसा ही करेंगे। मतलब हम पे एतराज़ ये आता है कि PMLN क्यों नहीं ऐसा कर रही, या और जमातें ऐसा क्यों नहीं कर रही। अफसोस तो है कि वी हैव एज ए नेशन वी हैव रिड्यूस्ड टू दिस, कि झूठ बोल रहे हो तो उससे बड़ा झूठ बोलो, कोई अगर गलत बयानी कर रही है उससे बड़ी गलत बयानी करके सामने आओ। मतलब कि एक हमारा मिजाज बन गया है कि आप बात ये है कि इलेक्शन रिजल्ट आ गए, ये एक्सपोज हो गए, इनके पास इलेक्शन कमीशन में जमा कराने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन में जमा कराना होता तो आज इस्लामाबाद मैरियट में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर रहे होते, इलेक्शन कमीशन के सामने बैठकर अपना एविडेंस दे रहे होते, अपने केसेस लड़ रहे होते और अपने सबूत देकर केसेस के अंदर फैसले करा रहे होते। जब अपने पास कुछ नहीं है तो वहां जाके मैरियट में इंटरनेशनल मीडिया के सामने प्रेस टॉक कर रहे हैं। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि इन्होंने बयान दिया था कि ढाका बना देंगे, क्या उसके खिलाफ अब आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं, उसके खिलाफ क्या कोई अदालती या होगी? और तारड़ साहब से ये सवाल है कि फॉर्म 45 के जो भी है उसमें बानो कुरैशी साहब के भी राना डार साहब भी नकली फॉर्म लेके गई, क्या आप अपने हल्के में जो ये चैलेंज है इसको इलेक्शन कमीशन में अपनी पिटीशन दायर करेंगे बिलावल भुट्टो साहब के खिलाफ? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इनका बयान है उस पर तो इनका जो होगा हिसाब किताब, क्योंकि ये जुमले जो होते हैं ये महज सियासी बयानात नहीं होते, ये तारीख़ का हिस्सा बनते हैं और ये कभी ना कभी आपके मुंह पर आकर तमाचे की तरह पड़ते हैं। तो वो तो इनको तो उसकी दर्द नहीं होती, लेकिन ज़रूर आवाम को और मुल्क को इस बात की तकलीफ़ ज़रूर होती है। ये वही केस है साइफ़र का, ये वही केस है 9 मई का, ये वही केस है 2014 के धरने का। तो ये सारा कुछ ये करते रहते हैं ये, और तारीख़ जो होती है वो कभी माफ़ नहीं करती। आपसे आता जो मैं गुजारिश ये करूँगा, देखिए मैंने जो आपके सामने अर्ज़ किया कि जाली फॉर्म 45 वेबसाइटों पे, सोशल मीडिया पे, मीडिया पे चलाए गए। जब प्रिजाइडिंग अफसर ओरिजिनल लेके आया तो उसको डिस्प्यूट नहीं किया गया। मेरे फॉर्म 45 जो मेरे पोलिंग एजेंट्स लेके आए देर सवेर, मैं सुबह 6 बजे तक 7 बजे तक वसूल करता रहा, तो वही फॉर्म Thank you so much, Shandana. Thank you, जी। पाकिस्तान में इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख रही है कि कभी भी पाकिस्तान में जो है वो धांधली के बगैर कोई इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इस बार तो एक हद जो थी उसको भी क्रॉस कर दिया गया, धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ। और उसके बेहतरीन एग्जाम्पल्स जो हैं आपको नजर आएंगी इस वक्त। अगर आप लोग स्क्रीन पे देखें तो नवाज शरीफ साहब आपको नजर आ रहे होंगे रोते हुए दुखी अंदाज में, और जिसमें हमारी यास्मीन आपा लीड कर रही थी NA 130 पर रात तक, मगर जैसे ही सुबह हुई तो एकदम से उनके रिजल्ट को चेंज कर दिया गया। स्लाइड नंबर 2 प्लीज। रेहाना आपा, दी ग्रेट, माशाल्लाह, our iron lady, we are proud of her, mashallah, mashallah. The way he contested the election, that was amazing. इनके मद्दे मुकाबले थे ख्वाजा आसिफ साहब, जिनको हमेशा से सिवाय क्रिटिसाइज करने के और कुछ नहीं आता, या जुल्म करने के अलावा कुछ नहीं आता। रेहाना साहिबा रात तक वन कर रही थी माशाल्लाह। मुझे आई एम सॉरी आई कैन सी दिस स्लाइड प्रॉपर्ली, कैन आई हैव ओके। आप लोग ये देखिए कि जो रेहाना आपा की लीड थी वो जो है सुबह ख्वाजा आसिफ साहब को दे दी जाती है, तो ये इसे कहते हैं रिगिंग, और वो भी रात के अंधेरे में डाका डाला गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे NA 47 के कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं, शुएब शाहीन साहब। इन पे तो डाके का कुछ ज्यादा ही जो है वो उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का डाका इनके हक पे मारा। और आप देखिए कि तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने
जितने वोट लिए हैं वो सब वो हैं कि जो शुएब शाहीन साहब के वोट्स थे, लेकिन सुबह उसको भी चेंज कर दिया गया. ये होती है रिगिंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके जी, अब आते हैं रावलपिंडी की तरफ. हमारे शेर ने, हमारे चीते ने यहाँ से NH56 से इलेक्शन लड़ा, शहरियार रियाज साहब ने, जिन्होंने माशाल्लाह एक भरपूर किस्म की लीड ली. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हनीफ अब्बासी साहब के जो शुरू से चोरी में काफी माहिर हैं, तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि सुबह शहरियार भाई हार चुके थे 3 बजे के बाद. 3 बजे तक शहरियार भाई बिल्कुल जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब जो है वो सबकत ले गए उनसे. थैंक यू शहरियार भाई. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. NA236 कराची, आलमगीर खान वर्सेस हसन. आप इसमें देखिए कि किस तरह से, जैसे शामनाना आपा ने भी आपको बताया कि कराची पे जो है बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया है, कि हमने सारी सीट्स वहाँ से वन की थी, लेकिन एक भी सीट हमारे हिस्से में नहीं दी गई. तो आलमगीर के साथ भी वही हुआ कि हसन साबिर जो है वो जीत गए. और इसमें एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग स्लाइड की तरफ गौर से देखें तो आलमगीर खान के जो टोटल वोट्स थे, उनके जो 0 45 that are uploaded on the Election Commission websites are fake because there's no other Form 45. And where there are Form 45s which PTI hold at the moment, they are fake and they are forged, and that is the reason they're not submitting those forged and fake Form 45 in the Election Commission when the petitions are being heard. So this is all drama. This is a fake drama. This is a pattern and a trend which PTI is used to, and now allegedly are saying that the Pakistan Muslim League Noon has rigged the election, or other political parties have rigged the election. I don't understand. There's one election commission that has conducted elections in Khyber Pakhtunkhwa, where they've been appreciated by Pakistan Tehreek-e-Insaf that they were very fair, they were very transparent. And the same election commission has conducted the elections in Punjab, and where they have won, they are appreciating the transparency and fairness of the elections. And where they have lost, they are allegedly saying that there has been rigging. So this can't be true, because there's one election commission. The elections have to be transparent, or the elections have to be not transparent and not fair. So the argument, they're contradicting themselves. If the election Form 45, where they have won the majority seats, are real Form 45, then where they have lost are also real Form 45, uploaded on the websites of the Election Commission. मौलाना फजल रहमान साहब हम सब के लिए काबिल इज़्ज़त हैं, एहतराम है. PDM में मैंने जितना क्लोजली मौलाना साहब के साथ काम किया है, जिन मौलाना साहब को मैं जानती हूँ, जिन मौलाना साहब की आइडियोलॉजी को मैं जानती हूँ, उनकी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है उससे अगर मैं वाकिफ़ हूँ, तो ये इत्तेहाद मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा. और मौलाना साहब का जो एतराज़ है, ज़ाहिर है वो भी उनकी जमात इस वक्त इलेक्शन कमीशन में गई हुई है और अपने एतराज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह जमा करा रहे हैं, और जो भी इलेक्शन कमीशन फ़ैसला देगा वो हम सबको कबूल होगा. लेकिन जो आपने इत्तेहाद वाली बात की, मैं नहीं समझती. जी, वो उन्होंने कहा कि कोई मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये सारी बात हुई. मैं उस मीटिंग में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त बहुत करीब से चीज़ों को देख रही थी बतौर तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और मैं पार्लियामेंट में दी थी. पूरा वोटिंग प्रोसेस देखा, सबमिशन ऑफ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देखा. उसके अंदर मैं किसी ऐसे इंसिडेंट्स की प्रिवी नहीं हूँ कि ऐसा कुछ हुआ हो या ऐसी कोई मीटिंग हुई हो. एक लीगल तरीके से, आइनी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जब इनकी अपनी जमात के लोग इनको छोड़कर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे रहे थे और इनको वोट आउट कर रहे थे, क्योंकि 4-4.5 साल की जो नाअहली नलायकी मुल्क के अंदर छोड़ कर गए थे, और इन लोगों का हलकों में जाना, इनके अपने कैंडिडेट्स का हलकों में जाना मुश्किल हो गया था. जब इन्होंने साइफर लहराया और एक झूठा बयानिया बनाया, तो ये एक आइनी तरीक़ाकार के ज़रिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना रोल प्ले किया. और उसके बाद जो इनकी अपनी जमात के मेंबर्स थे, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लेकर इनको वोट आउट किया. देखिए,
TLP और जमात इस्लामी के, मैं अपने हल्के का आपको बता देता हूँ, उनके तो पोलिंग एजेंट नहीं थे हर पोलिंग स्टेशन में मेरे भाई। मतलब 337 पोलिंग स्टेशन में से मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल 60-70 पे उनके पोलिंग एजेंट्स होंगे। तो वो पता नहीं कौन से फॉर्म 45 की बात करें, फॉर्म 45 337 जमा करने थे हल्के में। मेरे पास तो डबल पोलिंग एजेंट थे। हमने MPA का अलग पोलिंग एजेंट खड़ा किया था, अपना पोलिंग एजेंट अलग किया था। मेरे पास इस हल्के के अंदर ये 337 पोलिंग स्टेशन है, मेरे पास 650 की फोर्स मौजूद थी जो पोलिंग स्टेशन के अंदर थी। अगर तो इन्होंने ये फोर्स खड़ी की थी और इन्होंने तस्दीक शुदा ये वसूल किए थे तो ये बात ज़रूर करें, मगर 60 पोलिंग स्टेशन की बुनियाद पे पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा करना, भैया आपने जमा भी किए पूरे के नहीं। और मैं आपको बता देता हूँ एक बात, मैं फॉर्म 45 आता आपको करते हैं। सिरल अलमाइडा साहब, ये भी एक रवायत चल पड़ी है कि आप, क्योंकि आपके पास वो इन्फ्लुएंस है और क्योंकि आपके पास वो ट्विटर हैंडल है, तो आप किसी का भी बात निकाल कर आप उसको वो करें। मैंने भी ट्वीट पढ़ा, कह रहे हैं जी मरियम औरंगज़ेब हैज़ कॉल्ड इमरान खान एन अमेरिकन एजेंट। आई हैव कैटेगोरिकली सेड कि येस, इफ़ समबडी विल ट्राई and seek help and intervention from a foreign country to intervene into their countries, who will you call? What are they? What will you call them? मैंने आपको ये कहा है कि इनकी जमात के अंदर फॉरेन फंडिंग के थ्रू फॉरेन एजेंट्स मौजूद हैं जो मुल्क के अंदर इस तरह की अनारकी फैलाते हैं, और उनका जो सरबराह है वो इमरान खान है। I stand by my statement, because why do you have to call America to intervene into democratic process of the country? Cyril Almeida से मेरी दरखास्त है, मेरे लिए काबिल इज्जत है, he should condemn that act। मैं ये एक फॉर्म 45 का एक एग्जांपल आपको दे दूं। ये गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज कोट लखपत लाहौर का फॉर्म 45 है। बिलावल साहब 81 वोट, जमात इस्लामी के एहसानुल्लाह वकास साहब 15 वोट, अता तारड़ 281 वोट, तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार ज़हीर खोखर 273 वोट और TLP 82 वोट। देखिए ये ट्रेंड होता है, ये ट्रेंड हर जगह आपको नजर आता है कि किस तरीके से कुछ जमातों के कम वोट हैं, कुछ के ज्यादा हैं। अब आपने पोलिंग एजेंट खड़े नहीं किए, फॉर्म 45 कलेक्ट नहीं किए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एंड आई वुड ऑल्सो, देखिए ये एक इंटरनेशनल इशू भी इस वक्त बना हुआ है। आई वुड लाइक टू स्टेट दैट इट इज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। वेयर इट हैज सूटेड द PTI, दे हैव alleged rigging. Where it has not suited them, they've won easily, they have declared it to be a free and fair election. Either it was a free and fair election in all places, or it was a rigged election in all places. It can't be that you have picked and chosen constituencies where you have done rigging. I think it's a false allegation, and the PTI is trying to manipulate these election results, and first they claimed victory, then they claimed their own loss. So I think भाई साहब पहले कहते we want democratic consolidation. ये बताइएगा कि हारने वाले जब कोई इल्जाम लगाते हैं वो तो समझ आती है, लेकिन हाफिज रहमान जीते थे, वो जीतने के बावजूद धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। इसी तरह गुजरात में नवाबदारा की बात आई, वो कहते हैं मैं हारा या जीता, लेकिन जो तीसरे नंबर पे था वो कम अज कम नहीं जीता, उसको जितवा दिया। देखिए मैं किसी की यहाँ तर्जुमान नहीं हूँ, मैंने एविडेंस पे बात की है और मैंने कंडेम किया है इस रवैये को कि आप पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप चाहेंगे कि कोई दूसरा मुल्क आके इंटरवीन करे, आप चाहेंगे कि कोई दूसरा मुल्क आकर इंटरवीन करे। ये रवैया जो है, ये गुलामाना रवैया, जो कहते थे कि हम गुलाम नहीं हैं, ये उनका रवैया है। हमने अपना मुद्दा बयान कर दिया है और मेरा आखिरी मुद्दा मेरा ये है कि आपको आज भी कोई एतराज़ है तो उसका फोरम मैरियट नहीं है, उसका फोरम इंटरनेशनल मीडिया नहीं है, उसका फोरम अमेरिका नहीं है, उसका फोरम इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं, उसका फोरम पाकिस्तान के अंदर राइज अदालतें हैं, ना कि आप दूसरे ममालिक को कहें कि आओ हमारी जमहूरियत के अंदर इंटरवीन करो। आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मीडिया को यूज किया गया है। इलेक्शन डे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पोलिंग स्टेशन के करीब घरों को भी लिया हुआ था, वहाँ पे नेट की भी सहूलत थी, अगर वो जाली रिजल्ट भी थे उनके पास तो वो जारी कर रहे थे। नून लीग ने एक मीडिया सेल बनाया था जिसमें मीडिया के नुमाइंदों को रसाई भी नहीं दी गई। अगर बीट रिपोर्टर्स वहां पर होते तो शायद आज आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं। मुस्लिम लीग नून ने कोई मीडिया सेल नहीं बनाया हुआ था। आप इलेक्शन सेल की बात, मैं आगे मीडिया सेल पे बड़ी तनकीद हो गई है, आपने सवाल कर दिया तो मैं जवाब दे दूं। इलेक्शन सेल मौजूद था
इलेक्शन सेल के पास जिस वक्त फॉर्म 45 आना शुरू हुए, हमने मीडिया को देना शुरू कर दिए। जैसे अता तारड़ की मैंने आपको एग्जांपल दी है, और जैसे जैसे हमारे पास फॉर्म आ रहे थे, मैं अब कोई फॉर्म इनकी तरह खुद बनाकर मीडिया को नहीं दे सकती थी। जैसे हमारे फॉर्म्स आए, हमने मीडिया को देने शुरू कर दिए, और आज मीडिया की स्क्रीन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है एज एविडेंस। मैंने ये बात की है कि एज एविडेंस इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये हमारा एविडेंस है। मैंने जाना है आपने इलेक्शन में एक नारा लगाया था कि कौम को नवाज दो। अब क्या वजह बनी कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ नहीं आ रहे, अब शहबाज शरीफ आ रहे हैं? और दूसरा ये भी एक रिवर्स चल रहा है, खबरें चल रही हैं कि नवाज शरीफ वापस। Once the votes have all been brought to the office of the returning officer, who is a state official, and once the forms, the Form 45, that tabulates the result at every polling station, has been brought to the office of the returning officer, one expects that the final aggregate based on the results from each of the polling stations would be done fairly by the returning officer. Unfortunately, sadly, tragically, what happened between the night of the 8th and the 9th of February and during the course of the morning of the 9th of February was a massive assault on democracy in Pakistan. Fictitious Forms 47 were created, which had nothing to do with the underlying vote that had been cast on the 8th of February. The underlying Forms 45 that were delivered at the offices of the returning officers were tampered with, were discarded, and completely fictitious results were created in at least 90 National Assembly constituencies. Now this raises a very serious and troubling question for democracy going forward. What is the point in holding an election if you're going to create a result out of thin air? Why should people come and vote at all on polling day if the result is going to have nothing to do with how they voted? So now what we are facing is a permanent question mark over democracy going forward. If the state officials responsible for safeguarding the election can be won over, can do what they did during the night of the 8th and the 9th and the morning of the 9th of February, then every election to be carried out in Pakistan, to be conducted in Pakistan, becomes a farce. That is why we are standing up and we are saying this farce must be reversed. If it is not, that will spell the death of democracy in Pakistan. This was not just an election fraud. This was a wholesale assault on democracy in Pakistan. And we know this followed months of suppression of the PTI workers, PTI leadership that were picked up in their thousands, the leadership as well as the grassroots workers. Our symbol was taken away in the hope that people would not know who to vote for. This atmosphere of fear that pervaded the election campaign, every day our workers were picked up, our banners, posters, steamers were taken down by official vehicles, municipal corporation vehicles across the country. And anybody who invited us to a corner meeting had his home broken into during the dark of the night. So with this atmosphere, we went into the 8th of February, nevertheless determined to allow the people of Pakistan to speak. And the people of Pakistan roared on the 8th of February. They roared back against the oppression that had been unleashed on them. This was a historic vote. We need to congratulate the people of Pakistan. I went to polling stations in dark, dingy lanes, and I went to polling stations that day where illiterate women were standing, queuing in lines for hours, and they had actually painted our election symbols on their sleeves, on their hands. We all had different symbols. I had a badminton racket, people underneath me, somebody had an aeroplane, somebody had a paintbrush, and they knew who to vote for. These were illiterate women and men. They had taken our symbols to their hearts. We really thought that we would have a tough time getting people to vote for our diverse symbols. But the people assured us. They said, we know who you are. We know who you're standing for. We know what you're standing for. They cannot fool us by taking your symbol away. This was a magnificent effort by the people of Pakistan. However, what happened was equally
disgusting. We have magnificence on one side and disgusting assault on the election on the other. So during the night, in my case for instance, in A128 Lahore, throughout the day the polling stations were swarming. It was a carnival atmosphere. And the forms 45, as they started trickling into the RO's office, I was sitting there, I had gone there around 6:30 p.m. to be present. Every single polling station that had come in by 10 p.m., I had won. And the next morning when we got the forms 45, I had a lead of 100,000 over the other candidate. 100,000. But at 10:30 p.m., I was ousted from the RO's office. There's a video of that as well, I could play that. So a contingent of policemen actually physically threw me and my wife, who was my election agent, out of the RO's office. My wife stood her ground, she sat on a chair, they physically lifted the chair and they threw us out. And thereafter they created the fake Form 47 that they announced at 1 p.m. the next day, the 9th of February. Which had nothing to do. Now what they did was, what's ridiculous, they could not really take away my vote, so they declared that I had polled 160,000 votes in Lahore in my constituency. This was a massive vote. This was a vote greater than any other in Lahore. But then they showed my opponent, who had not actually gone beyond 60,000, as having polled 172,000 votes. This took the turnout for my constituency, NA128, to 57%, whereas the turnout for every single provincial assembly seat underneath me, under NA128, is 39 or 39.5%. So a jump of 19% between the National Assembly turnout and the Provincial Assembly turnout tells you everything. And I would urge the international media, the observers, to look for the turnout figures for the Provincial Assembly and for the National Assembly in the various constituencies where we say assault took place. And you will see this pattern repeated everywhere. This suggests that 110,000 voters entered polling booths and did not vote for the provincial candidate, but only voted for the national candidate and only the candidate opposing me. This is absolutely ridiculous. And this gives away, this shows the clumsiness with which this assault was carried out. And we are taking all this to the courts, we have taken all this to the Election Commission, and we have our forms with us. Here I have the Form 45 that we filed in the Election Commission of Pakistan on the 12th of February. Now I could not have, nobody could have recreated these forms in 3 days. We filed every single form. We've done a detailed analysis, compared the results of the provincial assembly seats, and I urge all candidates to do that, do the hard work. And it is indisputable that there was an assault of the most drastic nature on the election process on the 8th and the 9th of February. Now with this, I want the international media, the international observers, to take our message to the world, to say that the people of Pakistan have been denied their voice yet again. And the consequence of this is most serious for the country. Kindly see, had we been allowed our fair number of seats, the PTI clearly would have emerged as the only federal party in Pakistan. We would have had at least 14 seats in Karachi. We would have had seats in Balochistan. We would have had seats everywhere. And we would therefore be the federal party that we actually are. But what they've done, by the rigging that was carried out, they've turned every party into a small regional party. So what we have now is the People's Party as just a Sindh party. We have the PMLN, which got no more than 20 seats. With fake seats given to them, their figure has gone beyond 70. But it is clear that by fracturing the mandate of the PTI, we have done damage to the federal project in Pakistan. अब मैं उर्दू में थोड़ा सा कहूँगा, देखिए हर हल्के में आपने ये देखना है कि जो सूबाई असेंबली के वोट हैं उस हल्के में, उनमें और कौमी असेंबली के वोटों में फर्क कितना है। मेरे हल्के में NA128 में 1,10,000 वोटों का फर्क है। ये वो वोट है जो मेरे मध्य मुकाबिल को झूठ डाले गए, और ये चीज हर हल्के में हुई है। जब आप नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के वोटों को उसी हल्के में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उस दिन हुआ क्या। इससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे सारे फॉर्म 45 तो देख ही सकते हैं, ये ऑनलाइन मौजूद हैं।
ان فارموں کو کوئی شخص 2 دن میں نہیں بنا سکتا تھا. ہم نے الیکشن کمیشن میں فوراً یہ فارم فائل کر دیے تاکہ یہ الزام نہ لگے کہ کسی نے یہ بعد میں بنائے ہیں. لیکن ان فارموں سے زیادہ جو فرق ہے پروونشل اور نیشنل کا وہ آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہے. ہمارا پیغام لے کر جائیے جمہوریت کی خاطر, پاکستان کی استحکام کی خاطر, اور ساری دنیا کو بتائیے کہ جب تک پاکستان میں جمہوریت کو موقع نہیں ملے گا پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا. بہت شکریہ. Thank you so much, Salman bhai. Now next, یہاں ہم اپنی میری ریکویسٹ ہے بہن علیمہ آپا کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور میں کہتا ہوں زوردار تالیاں ہونی چاہیے ہماری اس بہن کے لیے جس نے اپنے بھائی کی مدد میں جنگ لڑی ہے, اور میں بہن کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم جی. خاموشی خاموشی. Please. Alima Abba, thank you so much, and Usma Abba, thank you so much for coming here and joining us. We are grateful, اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمارے درمیان ہوں گے, اور انشاءاللہ ایک بار پھر کہیں گے عمران خان قدم بڑھاؤ, انشاءاللہ. عمران خان قدم بڑھاؤ. آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کی جانب سے اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں نیوز کانفرنس کا سلسلہ جاری ہے, اور کیٹیگوریکلی ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے. 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف ووٹ دیے بلکہ انہیں کامیاب کروایا, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اور یہ میں گزارش کر رہا ہوں یہاں سے نیکسٹ اسپیکر کار ہوگا, جلسے کی شکل نہ دیں, اس کو پریزنٹیشن تک محدود رکھیں. جو دوست بولے گا اسے باہر نکالنے کے لیے بہت بڑا ایونٹ ہے, انٹرنیشنل میڈیا تک جا رہا ہے. میں ریکویسٹ کروں گی ایاز امیر صاحب سے کہ پلیز آپ اپنی کانسٹیچوئنسی سے متعلق آپ پلیز آگاہ کیجیے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اور نیشنل میڈیا کو بھی. تھینک یو سر. اینڈ پلیز یہ تمام لوگ جو رائٹ سائڈ میں کائنڈلی تھوڑا پیچھے ہو جائیے, پلیز کائنڈلی تھوڑا پیچھے ہو جائیے, میڈیا ڈسٹرب ہو رہا ہے یہاں پہ. پلیز, دس از فار یو آن گڈ, کائنڈلی تھوڑا سا پیچھے ہو جائیے. تھینک یو جی. ایاز صاحب پلیز. What were the mechanics of bringing in my Chakwal constituency, NA58. NA58 is to the south of Islamabad. The one thing done early in the evening was RO ke daftar ko seal kar diya gaya. The RO's office is in the district complex. It was sealed by police and by کیا کہوں نگرانوں کے نگران وہ موجود تھے اور انہوں نے وہ سارا بند کر دیا. I had gone through RO's office at 6 o'clock. They kept cajoling me, persuading me to leave, and I was kicked out at around 7:30, 8 o'clock, which means that the RO and other people were there and they could do what they wanted. Anytime, none of my election agents, no one else. I have all the form, the original Form 45s. میرے حلقے میں 456 polling stations. The forms 45 of all these polling stations are present here. I got 1,55,000 votes. The Muslim League candidate also got a large number of votes. According to Forms 45, his vote tally was 1,29,000, which is a fairly decent number. But in the declared results, the winner was given 1,15,000 votes. मतलब है उसके actual vote जो थे उससे भी कम उसको दिया. The People's Party was given 74,000 votes out of nowhere. Their actual vote count, the PPP candidates' vote count was 11,000-12,000.
the Labad got 25,000 votes and he was gifted with an additional 25,000 votes, which means 45,000. Now what happened was, and I'll be very brief, I won't take much of your time. When the announcements were stopped on television, as I told you, the district compound had been sealed off. The presiding officers of the constituency were standing in the courtyard, and they kept standing in the cold until morning. उनसे रिजल्ट लिया ही नहीं गया, उनके हाथों में रिजल्ट्स थे, उनके पास बैग्स थे, किसी ने इतना तकल्लुफ नहीं किया कि बैग्स ले लें, उनसे रिजल्ट्स ले लें. And at 6 o'clock in the morning, while the presiding officers were standing outside in the cold with the results in their hands, the result was declared. I mean, can there be a bigger farce than this? I'll just conclude with this. Thank you. एक रिक्वेस्ट है तमाम स्पीकर से, इस प्रेजेंटेशन का बुनियादी मकसद ये है, we want to bring before the international media the candidates who are the victims of this fraud. So kindly make your speeches precise, be it succinct, so that they have some time. We have around 200 candidates who have got affected. Each of them will have at least 1 minute. So make it a precise statement. Thank you. Thank you, Sharafzal bhai. Thank you so much, Ayaz sir, and we wish you all the best. Okay जी, अब हम दरख्वास्त करेंगे अपनी आयरन लेडी रेहाना डर साहिबा से कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड और अभी कोई खामोशी से हमारी माँ को सुनेंगे, ये हमारी कौम की माँ है, ये हमारी मादरे मिल्लत की जगह है, और खामोशी से सब लोग सुनेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. मेरा सियासत में कोई तल्लुक नहीं था. मैं एक घरेलू खातून थी, एक माँ थी, घर की 4 दीवारी की इज्जत थी. मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करी. इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पाँव पर शीशे मारे, और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं. इस हसन इकबाल ने ख्वाजा आसफ से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रहती, ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ है और कहाँ नहीं. मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत थी, दीन से 40 साल का मेरा रास्ता था, मैं दर्स देती थी, मैं इस जुल्म के खिलाफ डटी. खौफ के पुल मैंने तोड़ दिए और ला इलाहा का सहारा लेकर एक अकेली माँ अपने बच्चों के बगैर बाहर निकली, और लाखों गैरतमंद सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और भाइयों ने मेरा साथ दिया. देखते देखते कतरे कतरे से शहर सियालकोट का जो वोट था इमरान खान का था, दरिया बन गया और माँ के साथ खड़े हो गए. वोट मेरा नहीं, इमरान खान का था. शहर सियालकोट के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं. शहर सियालकोट इमरान खान का है. मेरा तो दीन का रास्ता था, मैं जुल्म के खिलाफ डट गई. मैंने कहा कि जुल्म नहीं होना चाहिए. इलेक्शन लड़े, बाहर लड़े, दरवाजे तोड़कर माँ की तौहीन न की जाए. वही उनकी थे जिन्होंने मेरे चादर पर और मेरे गिरेबान पर हाथ डाला. वही महाफिज थे हमारे जिन्होंने मेरे से तशद्दुद किया. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को अवलीन दर्जा दिया,
میں پوچھتی ہوں کہ جب میرا سیاست سے تعلق نہیں تھا تو میرے پر ظلم کیوں؟ میں اس کے خلاف ڈٹی اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی مدد ہوئی. اور باقی رہا الیکشن کا میں بتا نہیں سکتی, آپ ٹی وی چینل والوں سے پوچھو. جن لوگوں نے میرے سروے کیا وہ میرے پاس آتے تھے حاج آصف کے سروے کے بعد, وہ کہتے تھے ماں آپ 90% آپ جیت رہی ہیں. یہ مانجی کے سارے فارم 350 یہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے جو 50,000 سے اوپر لیڈ سے جیتی ہے ہماری ماں جی کے وہ فارم 45 ہے. چیلنج کرتے ہیں خواجہ آصف کو کوئی ادھر آ جائے اسی پریس کانفرنس میں اور فارم 45 دکھا دے آگے. میں جیت رہی تھی تو مجھے مبارکباد کے کارڈز آ رہی تھی باہر سے بھی سیالکوٹ سے بھی. مجھے پتا چلا کہ جو 6 حلقے باقی ہیں ان پر میرے پریزائڈنگ آفیسروں کو اٹھا لیا گیا ہے, تشدد کر کے باہر نکال دیا گیا ہے اور بس سے اٹھا کر لی. میں اسی وقت چند سارے لوگوں کو ساتھ لے کر آرو کے دفتر ساتھ میرا بیٹا بھی تھا, عورتیں بھی تھی ساتھ, آگے 30-25 پولیس والے کھڑے دیوار بن کے کھڑے تھے. بڑا تشدد کیا ہم پر, اور دیکھو یہ میرا انگوٹھا روڈ کے بازو کو ایسے مجھے دھکا دیا, میں سڑک پر اندر گئی. میں پوچھتی تھی کہ کیا میرا رائٹ نہیں, میں ضلع کا الیکشن لڑ رہی ہوں, مجھے اجازت ہے میں اندر جاؤں. مگر اس وقت خواجہ آصف صاحب کے وہ حسن اقبال ڈی پی او اور آرو اقبال مل کر باری رقم لے کر میرے رزلٹ کو تبدیل کر رہی تھی. میں نے صبح تمام میڈیا سیالکوٹ کو بلایا اور اپنے 345 اثر رکھ کے اوپر میں نے وہی کتاب اہدنا الصراط المستقیم جو ہمارے نبی پر اتاری گئی تھی اوپر رکھ کر میں نے ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ میرے ریجنل 45 فارم ہے. میں اس کتاب کی قسم رکھ کے کہتی ہوں کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر اتاری تھی. اب آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ حاجہ آصف بھی لائے اپنے 45 فارم, اور دوسرے میرے بچوں پر جو جھوٹے الزامات لگائے گئے, ایک سے نکالتے ہیں تو دوسرا الزام لگا دیتے ہیں. خدایا ایسے ظلم نہ کرو. اگر ماں کی دعا سنی جاتی ہے تو ماں کی بد دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا. آسمان پر چمکتی بجلیاں کڑکڑاتی آواز سے ماں کی بد دعا سے کسی کے گھر پر بھی گر جائے تو گرانے والا خدا ماں نہیں, گرانے والا خدا ہوگا ماں کی بد دعا سے. اتنا ظلم نہ کرو, ہر ماں کے ساتھ ظلم نہ کرو, ہر بیٹی کے ساتھ ظلم نہ کرو. الیکشن پہلے بھی ہوا کرتے تھے, میں نے اپنی زندگی میں الیکشن بھی دیکھے, ووٹ بھی دیا. اس طرح کا تشدد اور اس طرح کا الیکشن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اصل آرو اقبال اور جو اقبال ہے اس نے میرے پہ زمین ڈالی تھی. حسن اقبال آرو نے بھی اور اس کا نام کیا ہے حسن اقبال ڈی پی او نے زمین ڈالی 10 مرلے. میں ان پر مقدمہ کروں گی, یہ عدالت میں آئیں گے اور مجھے بتائیں گے. میں اعلیٰ عدلیہ کا شکر ادا کرتی ہوں, میری اعلیٰ عدلیہ نے ماں کو انصاف دیا. میری اعلیٰ عدلیہ قابل فخر ہے. اور سن لو الیکشن کمیشن صاحب, جب نشین کو آپ نے ڈسکا میں نشین افتخار کو انصاف دیا تھا, وہ ڈسکا کی بیٹی تھی, اور میں شہر سیالکوٹ کی ماں جس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ دیا ہے کہ یہ میرے 45 فارم اصلی ہیں. آپ نبی کی امت ہے, ماں کی آپ سے اپیل ہے, آپ میرے اس قرآن کو مد نظر رکھ کر اسی طرح فیصلہ مجھے دیں جیسے آپ نے افتخار نشین کو دیا تھا. آج ماں دیکھے گی کہ میرے ساتھ کیا انصاف ہوگا. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں, آپ چاہیں تو میں دوبارہ الیکشن کے لیے بھی تیار ہوں, تو آپ مجھے اجازت دیں تو میں الیکشن لڑوں. یہ جلسہ نہیں ہے, مہربانی کریں تمام اسپیکر سے ریکویسٹ ہے کہ صرف اپنے ساتھی فراڈ کا ذکر کریں. باقی خان کا پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ آلریڈی. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیج سے وہ اگر آپ اتر جائیں جو افیکٹڈ ایم این ایز اور ایم پی ایس نہیں ہے, میری استدعا ہے کہ صرف
मुतासिरा एमिनियत और MPS फ्रंट पेज जो साहिबान जिन्होंने अपना आज़ार राय कर दिया है उनसे इल्तिमास है कि सीट वेकेट कर दें ताकि नए मुकर्रीन हज़रात वहाँ पे तशरीफ रखें और अपना बयान जो है वो आप सबके सामने पेश करें। इस्तदा है एक दफा फिर कि ये यहाँ पे तकरीर न करें, सिर्फ अपने साथ हुई फ्रॉड का जिक्र करें, फॉर्म 45 रखें, डिफरेंस बताएं कितने मार्जिन से जेली तौर पे आपको अरवाए हुई है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अभी हम काइंडली जो बात कर चुके हैं अगर वो सीट रोटेट कर दें तो हमारे नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स हैं जो अपनी बात करना चाहते हैं वो ताकि मीडिया से बात कर सके, और प्लीज बात को शॉर्ट रखिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चांस अपने लोगों को दे सकें। थैंक यू। अब हम Now I would like to request Forum Chair Zaman और रविस्तान साहब from कराची कि वो अपनी बात करें प्लीज, लेकिन सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम दीजिए। इस्लामाबाद का हम कर रहे हैं, इसी बात सबको चांस देंगे, अभी चांस देंगे सबको मिल रहे हैं। फोरम शेर जमान और रविस्तान। जी मैं आज से कुछ दिन पहले भी एक बात कह रहा था और आज मैं वापस गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे हमारे जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, बाहर से हों या पाकिस्तान से हों, मैं आप सबसे गिला करूंगा। तो मेरा गिला ये है कि जो कुछ कराची के अंदर हुआ, जो जुल्म कराची के अंदर हुआ, जो डे लाइट रॉबरी कराची की हुई, उसको तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई भूल ही गया कि पाकिस्तान के अंदर एक शहर कराची भी है। जिस तरीके से एमक्यूएम को शहर कराची के अंदर ये तोहफे की शक्ल में सीटें बांटी गई, मैं आपसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बांटी गई, उसके ऊपर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई आवाज़ उठाई नहीं गई। क्योंकि आप ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने जब 2018 में भी अपनी हुकूमत बनाई थी तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था वो शहर कराची ने किया था। और हमने ये देखा कि जब 2024 में इलेक्शन हुए तो जितना वोट तहरीक इंसाफ को शहर कराची में इस तरह मिला वो शायद 2018 में भी नहीं मिला होगा। जो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, उन फॉर्म 45 में हमने ये देखा कि अंदाज़न 12.5 लाख से लेकर 13 लाख वोट जो हैं वो कराची के अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिए। मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं आपको खाली 3 एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फॉर्म 45 के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अंदर जो है वो अपनी 19 सीटें जीती हैं। 19 नेशनल असेंबली की सीट हमने कराची में से जीती हैं। उसके साथ साथ एक हैरान कुन बात ये है कि हम देख रहे हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो है वो रिजल्ट कराची के अनाउंस हो ही नहीं रहे। तो मुराद अली शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, सईद अली का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, नासिर शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, लेकिन मजाल है कि कराची की बात हो जाए। हैदराबाद के अंदर हमने इतनी बड़ी लीड ली है कि कोई हिसाब नहीं। 6 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं और 2 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं। वहां पे वो सारी सीटें खाकर हैदराबाद की एक सीट दे दी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बदनामे ज़माना जो सियासी जमात एमक्यूएम जो जिम्मेदार तबाही की पाकिस्तान की मईशत की पिछले 30 साल तक, उस सियासी जमात को वापस नाफिज कर दिया गया कराची के ऊपर। उनको जाके सीटें तोहफे में दे दी गई हैं कि लो मजे करो। उनको 2.25 लाख वोट भी नहीं मिला है, जो रिजल्ट हमारे पास फॉर्म 45 के अंदर यहाँ पे मौजूद है। जमात इस्लामी कराची के अंदर हमारे पास नंबर 2 पे आई है, वो कहीं पर भी नहीं है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी 3रे नंबर पे थी, टीएलपी 4थे नंबर पे, और एमक्यूएम जिसको बांटा गया है सीटें वो 5वें नंबर पे थी, 5वें नंबर पे। ये हम फॉर्म 45 के अंदर उसको साबित करेंगे। सो मैं आपको खाली 3 एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा कि NA 236 में हमारे कैंडिडेट ने 1,03,640 वोट लिए और उसको कितने वोट दे दिए? उसको 1300 वोट दे के फारिग कर दिया। 1300। NA 241 जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा था, जी आई नो जी। सो NA 241 जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा था, 78,000 वोट्स मैंने सिक्योर किए। 78,000। मेरा रिजल्ट क्योंकि आरओ नहीं अनाउंस कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरा आरओ जो था उसने रिजल्ट तब्दील करने से इनकार कर दिया। आधी रात को उसको हटा दिया
آدھی رات کو تبدیل کر کے کسی خاتون کو بلایا, اسے ڈرایا دھمکایا اور اسے چینج کر دیا. تو یہ حال ہے کراچی شہر کے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ہائی لائٹ کراچی کو پلیز ہائی لائٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. کسی بھی اسپیکر کو نہیں دیا جائے گا. ہمارے پاس ٹائم کم ہے, انٹرنیشنل میڈیا ہے, ان کا ٹائم بڑا قیمتی ہے. یہاں پہ اسپیچز نہ کریں, پریسائزلی بتائیں فارم 45 میں آپ کے کتنے ووٹ ہیں, 47 میں آپ کے کتنے ووٹ ہیں. سارے پنجاب کے لوگ آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے تو میں ہماری انٹرنیشنل میڈیا کا اور لوکل میڈیا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں, سندھ سے, کراچی سے ہم نے پروونشل اسمبلی کی 34 سیٹیں جیتی ہیں, لیکن ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے آر ایس کے ساتھ مل کر رات کے اندھیرے میں ہماری وننگ کو جو ہے وہ شکست میں بدل دیا. میں آپ کو اپنے پی ایس کے بتا رہا ہوں, یہ میرے میرے 4167 ووٹ تھے, پیپلز پارٹی کے 3278 ووٹ تھے, ان کے 147 میں 7000 ووٹ کر دیے اور میرے 2164 کر دیے. یہ آروپ اور ان کے ساتھ جو مافیا تھا انہوں نے یہ جبر پورے سندھ میں پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے ساتھ کیا ہے. تو آپ میڈیا کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ان باتوں کو آپ ہائی لائٹ کریں تاکہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے وہی اسمبلی میں آئے. یہ چور, یہ ڈاکو جنہوں نے 70 سال سے اس ملک کا خون چوسا ہے, ان کو آگے نہ آنے دیں. شکریہ. تمام اسپیکر اپنا تعارف کرائیں. یہ عربستان تھے, ہمارے سابق ایم پی اے بھی ہیں اور ابھی پروونشل اسمبلی میں آپ سیف الرحمان صاحب بات کریں گے. نیشنل اسمبلی کے ہمارے امیدوار ہیں کراچی شہر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سیف الرحمان اور میں کراچی این اے 235 سے الیکشن لڑا ہوں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ 45 میرے حلقے این اے 235 میں ٹوٹل 96 پولنگ اسٹیشن ہے اور میں اپنے پولنگ اسٹیشنوں کا نتیجہ ہے. اور میرے مد مقابل کے جو کینڈیڈیٹ ہے میں آج بھی اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس کے گھر کے 3 افراد جن پہ میں ہاتھ رکھوں وہ یہ قرآن اٹھا لے کہ اس کے پاس جو رزلٹ پر مبنی ہے تو میں اپنی ہار بھی تسلیم کر لوں گا. میں نے ابھی بیرسٹر نسیم صاحب کو عدالت میں کہا کہ بیرسٹر صاحب آپ قرآن اٹھا سکتے ہیں, آپ قرآن اٹھا لیں, میں آپ کی یہ جیت تسلیم کر لوں گا اور آپ کے ساتھ یہ جو دوسرے شخص موجود ہیں. تو وہ مسکرانے لگا. میں نے کہا میں یہ قرآن اٹھانے کو تیار ہوں کہ آپ کے پاس موجود یہ جو فارم 45 ابھی دکھایا نہیں ہے آپ نے, جسے آپ مینج کر رہے ہیں, یہ جھوٹ پر اور ڈھکوسلے پر مبنی ہے. اور یہ 45 فارم وہ 45 فارم ہے جو ریاست کے ادارے الیکشن کمیشن کے متعین پریزائڈنگ افسران کی طرف سے ہم کو دیے گئے اور ہم پر یہ الزام لگایا جاتا تھا آج سے پہلے طریقے کے ورکروں پر, کینڈیڈیٹ پر کہ یہ اپنا 45 فارم حاصل نہیں کرتے. میرے حلقے میں 2 نوجوانوں کو گولیاں ماری گئی, میرے حلقے میں مختلف جگہوں پہ دنگے فساد ہوئے, اس کے باوجود تحریک انصاف کے ورکر نے 45 حاصل کیا. اور کراچی این اے 235 سے بزرگ بوڑھے نوجوان اتنی بڑی تعداد میں نکلے کہ اسے مینج کرنا نہ کی بس کی بات تھی اور نہ کسی استاد کی جو استاد مینج کر رہے ہیں اس کو. پاکستان زندہ باد. میں شوکت محمود برسرا میرا اچھا بسمانی میں اپنا حلقہ بول دیتا ہوں. ایک اوپر ایک نیچے, ایک اوپر ایک نیچے. میرے پیر سے یہ لیں. اس کے بعد شوکت بسرا صاحب کے بعد قاسم صفی صاحب, اس کے بعد سمیع اللہ چودھری صاحب. چلیں شروع کریں سر, شروع کریں. چلو میں بول. اور پھر اسلام آباد سے شعیب شاہین صاحب نے ریپرزینٹ کر شروع کریں سر, شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں این اے 49 اٹک 1 اور میری بیٹی ایمان وسیم این اے 50 اٹک 2, ہم دونوں
कैंडिडेट थे PTI के इमरान खान साहब के। हम हल्के में नहीं गए। मेरे आरओ को 2 दिन पहले इन्होंने चेंज किया और एक SC सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो करप्ट था उसको ब्लैकमेल कर कर वहां लगाया गया। कोई बात नहीं, हम हल्के में नहीं गए। हमारे लोगों को उठाया गया, उनको कहा गया कि इसको वोट दो। और भाई तुम तुम्हारी कैंपेन कर रहे हो, तुम बंदों को उठाते हो और कहते हो इसको वोट दो। वो जब वापस जाते हैं तो 100 बंदा उनको मुबारक देने आ जाता है। कैंपेन तो तुम मेरा कर रहे हो। तुम जिस जगह पे भूले हुए हो तो मैं बता दूं, मैं मुख्तसरन आपको अपने हल्का, मैंने टोटल वोट जो पोल हुई है वो उसमें से 1,45,119 वोट मैंने लिया है और शेख आफ्ताब अहमद PMLL 79,660 और मैं 65,503 चाहियूं था त ये बोगस इलेक्शन जेका सिंध जे अवाम जे मथां मरी वई आहे उन खे ख़त्म करे नए सिरे इलेक्शन कराई वञे, वरना हे एहतजाज जो सिलसिलो ख़त्म न थींदो। ज़रदारी साहब मत सम्झे त मां असेंबली में कसम खणी वरी बि इशरत कंदुसि। न करण ॾींदासीं इशरत। असां पंहिंजे हक़नि जे लाइ पीर साहब पगारे की क़यादत में हम अपनी जदोजहद के लिए पीर साहब पगारों के साथ हैं। जब तक सिंध को हकूक नहीं दिलाएंगे आराम से नहीं बैठेंगे। बाकी वो जो समझते हैं कि हम जीत के आए हैं, खुशकिस्मत हैं, तो हम मुज़ाहमत करेंगे पूरी तरह से। ये जाली मैंडेट है, ये जाली मैंडेट है, इसको हम कबूल नहीं करते और ये सिलसिला अब चल पड़ेगा। ये सिलसिला अब चल पड़ेगा, बंद नहीं होगा। जरदारी साहब अयाशियां हो गई, खत्म हो गई अयाशियां। मैं पीर साहब सही सदरुद्दीन शाह से ये मैं इल्तिजा करता हूं कि सिंध के लोग आपकी क़यादत के लिए भरपूर तरीके से आपके साथ हैं। जुल्म तो देखें कि लोग भी हमारे मारे जा रहे हैं, FIR भी हम पे कट रही है। काटो, कितनी FIR काटोगे? इन सब पे FIR काटो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आखिर में सबका निहायत ही शुक्रगुजार हूं, लेकिन जिस तरह से आज ये लोग मैंने देखे हैं तो मेरी तो खुराक हो गई। मैं तो खुश हूं कि ये लोग हमारे साथ हैं। मेहरबानी। ये थे लियाकत अली खान जतोई साहब। और अब मैं दावत खिताबत दूंगा एक और एक्स मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और आपसे मुखातिब हों। एक और एम्बुलेंस आ रही है। ये सुबह से लेकर मेरे ख्याल में आज मेरे साथी दोस्त बखूबी कवरेज कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ से एम्बुलेंसेस और फैमिलीज़ की गाड़ियाँ गुजर चुकी हैं बाकायदा मुजाहिदीन की सिक्योरिटी में। मैं मुजाहिदीन, पीर साहब के फॉलोअर्स, GDA के वर्कर साथियों से गुजारिश करता हूँ कि इन एम्बुलेंसेस को बहिफाजत अपनी मंजिल की तरफ रवाना करें। और अब मैं दावत खिताब दूंगा डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब को। वतन चाहे गोलू लगन।
तैयार रहो अगर करना है ग्लो।